बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट हमने 5:15 तक डिस्कशन कर ली थी और इसके बाद कुछ फर्दर न्यू एमसीक्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है ताकि फर्दर आपकी जो है अटेम्प्ट है उसमें जो आपकी तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5:16। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस है और प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उसने कहा कि अगर प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन पी है। ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि बेशक परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइस इज इक्वल टू ए आर है। प्राइस इज इक्वल टू ए आर है, तो प्राइस को हमने ए आर के इक्वल कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर प्राइस इक्वल टू ए आ रहा है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू के और एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कहता है इस सिचुएशन में मिनिमम लॉस होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट। तो अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो चेक करें 3 प्रॉफिट हैं और 1 लॉस है। बेशक वो नॉर्मल हो, मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो 3 प्रॉफिट 1 लॉस है। तो अगर मैं इस तरह भी देखना चाहूँ तो मैं एक लम्हे में आंसर तक पहुंच जाऊंगा। चेक करें, एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू के। ठीक है। अगर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज, अगर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू के, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ग्रेटर होने वाली है टोटल कॉस्ट के। ठीक है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे ग्रेटर होने वाली है टोटल कॉस्ट के। ठीक है जी। तो ऑब्वियस बात है ये एक लॉस वाली सिचुएशन है। ये कौन सी सिचुएशन है? एक लॉस वाली सिचुएशन है। यानी कि ये तो सब नॉर्मल प्रॉफिट, एक लॉस वाली सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये लॉस वाला एमसीक्यूज हमारे पास अल्फा में पड़ा हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा ही होगा। तो इस तरीके से हम आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन फर्दर आपका फुल अंडरस्टैंडिंग अगर करना चाहते हैं तो ये तो हमने जज कर लिया एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू के। अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो भी ये लॉस वाली सिचुएशन है। ठीक है। ये कैसे, इसके लिए मैं आपको अपनी इकोनॉमिक्स की बुक के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां से इसको फर्दर देखते हैं। तो ये हम अपनी इकोनॉमिक्स की बुक पर आ गए, जो मैं PRC 3 वालों को पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक। अच्छा जी, इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं हम। प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है। दैट्स हमने अल्फा। तो ये शटडाउन के ऊपर मुझे लिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो ये शटडाउन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और अगर प्राइस लेस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यहाँ पे कंपलसरी शटडाउन हो जाता है। यहाँ पे फर्म जो है वो मार्केट को एग्जिट कर देती हैं अगर प्राइस लेस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। और अगर प्राइस इक्वल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो यहाँ पे शटडाउन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और अगर प्राइस लेस हो जाए तो कंपलसरी शटडाउन है, यहाँ पे मार्केट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मार्केट एग्जिट कर जाती है यहाँ से। ठीक है। मार्केट को छोड़ देती हैं, सारी सारी फर्म जो है सारी मार्केट को छोड़ देती हैं अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कम हो जाए, लेस हो जाए। ठीक है। तो इक्वल पर शटडाउन पॉइंट ट्रिगर होता है। और अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए तो सारी के सारी फर्म मार्केट को एग्जिट कर देती हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है। पर चेक करें हमारे वाले केस में ऐसा नहीं है। हमारे वाले केस में ये देखें, ये प्राइस लाइन आ रही है। ठीक है। तो हमारे वाले केस में प्राइस ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है। तो ये हमारे वाला केस है। किधर गया? हाँ, ये हमारा वाला केस। ठीक है। चेक करें प्राइस ग्रेटर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर प्राइस ग्रेटर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो इसका मतलब ये है कि शटडाउन पॉइंट अभी ट्रिगर नहीं हुआ, ये शटडाउन पॉइंट नहीं है। यानी कि हम शटडाउन पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारी प्राइस लाइन नजर आ रही है, ये प्राइस लाइन यहाँ से कहीं ऊपर करके यहाँ पे करके बनेगी। ठीक है। इसका मतलब प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। लेकिन ये जो प्राइस लाइन है अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है तो चेक करें ये एवरेज कॉस्ट से नीचे ही रहेगी। यहाँ पे असल में लाइन में ड्रॉ कर नहीं सकता, वरना मैं आपको फिर डायग्राम से फर्दर एक्सप्लेन कर देता। होप सो यू अंडरस्टैंड। ये प्राइस लेवल जो है ये इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर इस तरह करके बनी हुई है। ठीक है।
इसका मतलब एवरेज कॉस्ट से प्राइस नीचे है, इसका मतलब ये लॉस है, लेकिन शटडाउन अभी ट्रिगर नहीं हुआ, शटडाउन पॉइंट से ऊपर ऊपर हम कहीं पर हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये लॉस वाली सिचुएशन है, इसलिए अल्फा इज दी राइट ऑप्शन। नॉर्मल प्रॉफिट पर नहीं है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ग्रेटर एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। तो सबका कंक्लूजन ये निकला, बस एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू है तो लॉस आ गया, ठीक है। अगली बात तो बेशक हमें समझ आया ना आया, ठीक है। 517 Airbus SE sells aircraft to Serene Air Private Limited while calculating GDP. It is included in that. एयरबस ने क्या किया, ये पहले भी एमसीक्यूज पड़ा हुआ है हमारा ऊपर, ठीक है। उसमें एयरलाइन का नाम कंफर्म नहीं था, तो दैट्स वाई ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन अब मैंने वो ऑप्शन चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि एयरलाइन का नाम मुझे एग्जैक्ट मिल गया। एयरबस ने सेल किया एयरक्राफ्ट सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड को वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इज इट इंक्लूडेड इन दैट। कहता है अगर एयरबस ने सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड को एक एयरक्राफ्ट जहाज सेल किया, बताएं जीडीपी में उसको इन्वेस्टमेंट में ट्रीट करेंगे, नेट एक्सपोर्ट में ट्रीट करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कंजम्पशन, क्या हम इसको समझेंगे। अब उसने ये बताया नहीं कि वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी किसके लिहाज से हमने जीडीपी कैलकुलेट करनी है, एयरबस के लिहाज से या सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड वालों के हिसाब से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसने नहीं बताया। नहीं बताया तो हम देख लेते हैं। ये जो एयरबस है ना, ये नीदरलैंड की कंपनी है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू मेजर जो हैं वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, एक एयरबस है और एक बोइंग है, ये दोनों एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं। एयरबस नीदरलैंड की कंपनी है, हेड ऑफिस नीदरलैंड में इसका, ठीक है। और जो बोइंग है वो यूएसए की, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों फॉरेन कंपनी है। सीरीन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पाकिस्तान में, ये किस में है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। इसका मतलब एक बाहर वाली कंपनी ने पाकिस्तान को क्या किया, एक एयरक्राफ्ट सेल किया। अगर पाकिस्तान वालों ने, सीरीन वालों ने एयरबस वालों से ये एयरक्राफ्ट खरीदा है, तो ऑब्वियस बात है सीरीन वालों की ये क्या है, इंपोर्ट है, पाकिस्तान वालों की क्या है, ये इंपोर्ट है। और एयरबस वालों ने पाकिस्तान वालों को एयरक्राफ्ट सेल किया, तो ये एयरबस की क्या हुई, ये एयरबस की क्या हुई, एक्सपोर्ट हुई। तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चल रहा है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको पता है कि वो नेट एक्सपोर्ट को हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो जिसकी भी लिहाज से पूछा, अगर एयरबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट में एयरबस एक्सपोर्ट में ऐड कर देगी। अगर सीरीन के लिहाज से उसने जज करना हुआ तो सीरीन के लिहाज से भी देखा जाए तो वहाँ पर सीरीन वाले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पे उसका एज अ माइनस ट्रीट करेंगे, लेकिन ये नेट एक्सपोर्ट में आएगा, ठीक है। ये तो एमसीक्यू यहाँ से कवर हो गया। अब इसके अंदर फर्दर इसका पोस्टमार्टम करने लगा हूँ, फर्दर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट ये, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये सीरीन प्राइवेट एयर लिमिटेड वाला हमें बताता ही, ये ना बताता हमें, ठीक है, ये हमें बताता ही ना, ठीक है। इसको सबको रेज कर देते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे कोई और कंपनी कर देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जामिनर सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड ना लिखे, हो सकता है अगले एमसीक्यूज में ऐसा हो जाए, वो ये ना लिखे, वो सीरीन की जगह लिख दे फॉर एग्जांपल कोई लोकल कंपनी, एयर बस ऐसे सेल्स टू लोकल एयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नीदरलैंड में एयरबस है और नीदरलैंड में कोई और लोकल एयर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ही आपस में जहाज खरीद लिया, यानी कि सेम कंट्री में चल रहा है, बनाने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला, बायर और सेलर सेम कंट्री है। पहले वाले केस में बायर और सेलर डिफरेंट कंट्री के थे तो नेट एक्सपोर्ट आ गया। अगर ऐसा हो जाए कि एयर बस के साथ लोकल एयर प्राइवेट लिमिटेड आ जाए, अब बताएं जीडीपी में क्या करेंगे। तो याद रखेगा इस केस में, इस केस में क्योंकि सेम कंट्री है, तो अगर एयर बस सेल करेगा तो ऑब्वियस बात है ये एयर बस वालों की इनकम बनेगी और लोकल एयर प्राइवेट वालों की कंजम्पशन बनेगी। क्योंकि लोकल एयर प्राइवेट ने जब एयरक्राफ्ट खरीदा तो ये एयरक्राफ्ट खरीद के इन लोकल वालों ने आगे फर्दर सेल नहीं करना, बल्कि इस लोकल वालों ने आगे इस एयरक्राफ्ट को खरीद के आगे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये लोकल वालों की क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अगर बेचने वाला खरीदने वाला सेम मुल्क के होंगे तो हम क्या करेंगे, इस एयरक्राफ्ट की बाइंग सेलिंग को इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि लोकल एयर ने ये जो एरोप्लेन जहाज एयरक्राफ्ट खरीदा फर्दर बेचने के लिए नहीं, सर्विसेज देने के लिए खरीदा, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तीसरी इसके अंदर
वैरायटी क्या हो सकती है। तीसरी इसमें वैरायटी ये हो सकती है कि वो क्या करेगा, अब की बार एक गवर्नमेंट एंटिटी को बीच में शामिल कर देगा। ठीक है, यानी कि एयरबस सेल एयरक्राफ्ट, एयरबस ने सेल कर दिया एयरक्राफ्ट किसको, सेम मुल्क में है लेकिन फॉर एग्जांपल अपनी किसी गवर्नमेंट एयरलाइन को, या उसने एयरफोर्स को सेल कर दिया, या कोई लोकल गवर्नमेंट की कोई एयरलाइन है। तो अब नीदरलैंड में लोकल कौन सी एयरलाइन है ये तो मैंने देखा नहीं, तो गूगल कर लें आप लोग, पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वो पीआईए को सेल कर रही है, तो पीआईए गवर्नमेंट एयरलाइन है, तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी गवर्नमेंट एयरलाइन को या आर्म फोर्सेस को वो एयरक्राफ्ट सेल करेगी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया, तो इस केस में हम इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ले जाएंगे, जीडीपी में। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मैंने इस एक एमसीक्यू को हर लिहाज से कवर कर लिया, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इस वीडियोस को देखने का, वरना सिंपली अगर मैं इसको ऑप्शन आपको मेंशन कर देता हूँ तो बच्चे सिंपल वो आंसर को क्या करते हैं, रट्टा लगा के चल जाते हैं। तो थोड़ा सा एग्जामिनर सिनेरियो चेंज करते हैं, बच्चे माशाल्लाह 360 डिग्री पर सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज डिस्कस करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। 518 देखते हैं जनाब। 518 में कह रहा है सपोज अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एंड देन द डिमांड इंक्रीजेस। कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम पर है और डिमांड इंक्रीजेस हो गई है। हमने कहा ऐसे समझ नहीं आ रही, तस्वीर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम बनाकर हम क्या करते हैं, अब बात समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डायग्राम हमारी बन गई। अब हमने बनानी मार्केट, आपका मतलब मार्केट डिमांड और सप्लाई से बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड आ गई, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। इस वक्त ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 आ गई, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास P1 आ गया। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर ने कहा द डिमांड इंक्रीजेस, तो उसने कहा डिमांड इंक्रीज कर दो। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो ये देखें, ये डिमांड कर्व हमने D1 बना ली जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हुई। जैसे D1 बनाया, हमारा इक्विलिब्रियम E से लेके E1 पे शिफ्ट हो गया, ये E1, ठीक है। तो जैसे E1 पर शिफ्ट हुआ, अब चेक करें मार्केट में क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई और मार्केट में प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगे। इसको P0 कर लें, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा इक्विलिब्रियम भी अपवर्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन ऑन ग्राफ दैट इलिस्ट्रेटेड द इफेक्ट। बताएं इस इफेक्ट को कैसे इलिस्ट्रेट करेंगे ग्राफ में। अल्फा, एन इंक्रीज डिमांड, द एक्सेस डिमांड एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इनिशियल, दिस इज कॉल्ड इनिशियल इक्विलिब्रियम। तो देखें इनिशियल इक्विलिब्रियम पर एक्सेस डिमांड नहीं है, ये जो एक्सेस डिमांड नजर आ रही है, ये जो डिमांड ज्यादा नजर आ रही है न्यू इक्विलिब्रियम पर नजर आ रही है। दिस इज द E0 is the initial equilibrium and E1 is your new equilibrium। तो एक्सेस डिमांड इनिशियल इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पर तो इक्विलिब्रियम डिमांड है, यानी कि ओरिजिनल डिमांड है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बी पढ़ते हैं, एन एक्सेस डिमांड एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर चेक करें, इस न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर एक्सेस डिमांड है, तो बीटा ऑप्शन इज द राइट वन। आगे देखते हैं, एन एक्सेस सप्लाई, नहीं जी, डिमांड इंक्रीज हुई है तो सप्लाई एक्सेस हो ही नहीं सकती इनिशियल पर, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई दोनों के दोनों इस इक्विलिब्रियम पर है। डेल्टा एन एक्सेस सप्लाई एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा जी, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर एक्सेस सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है ये E1 पर है। तो जब मैं सप्लाई की बात करूंगा तो E0 से E1 की तरफ मैं यहाँ से मूवमेंट होगी मेरी, ठीक है। तो ये मूवमेंट होगी, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व होगी, एक्सेस सप्लाई नहीं होगी, जैसे कि शिफ्ट इन डिमांड के केस में एक्सेस डिमांड थी। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनाब। वाई चेक आर नॉट कंसीडर एज मनी बिकॉज।
कहते हैं चेक को जो है वो हम पैसा कंसीडर नहीं करते, उसकी रीज़न क्या है? ठीक है। नंबर 1 वो ये बता रहा है कि दे आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। एग्जामिनर ने कहा चेक जो है वो पैसा नहीं है। चेक पैसा इस वजह से नहीं है क्योंकि दे आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर, और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बैक बाय मनी होता है। ठीक है। जब हमने करेंसी प्रिंट करनी होती है, जब हमने करेंसी प्रिंट करनी होती है, पैसे को प्रिंट करना होता है, तो पैसे को प्रिंट करने के लिए बैक बाय गोल्ड और सिल्वर कुछ परसेंटेज के ऊपर 32% के ऊपर या उससे कम परसेंटेज के ऊपर गोल्ड और सिल्वर रिजर्व पे रखा जाता है व्हेन वी वांट टू प्रिंट दी करेंसी। ठीक है। चेक के अगेंस्ट कोई सोना या चांदी नहीं रखा जाता है, इस वजह से चेक पैसा नहीं होता, चेक को पैसे की हैसियत हासिल नहीं है। तो बिल्कुल पहली वाली बात सही है उसकी। सेकंड, इट इज द ओनली ऑर्डर फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी। कहता है चेक सिर्फ ऑर्डर है कि भाई हमारे पैसे को मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये वाली बात भी चेक के लिहाज से सही है। हालांकि पैसे का मकसद ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं होता। पैसे के अंदर तो हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी में तीन फंक्शन ऑफ मनी की मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और वो यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, और डेफर्ड पेमेंट के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो एक पैसे की करेक्टरिस्टिक्स है। चेक के अंदर जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। ठीक है। और यूनिट ऑफ अकाउंट की करेक्टरिस्टिक्स भी चेक के अंदर मिस है। ठीक है। यानी कि पैसा अगर आपके पास है तो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं। चेक के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है यूनिट ऑफ अकाउंट की। देखें चेक एग्जिस्ट तब ही करेगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। यानी कि चेक डिपेंड करता है, जो चेक है ये डिपेंड करता है आपके बैंक में पैसे कितने हैं। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो उसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में पैसे ही नहीं हैं तो चेक, अगर आपके पास पूरी की पूरी चेक बुक भी पड़ी हुई है, वो पूरी के पूरी चेक बुक के बदले में आपको 1 रुपये की चीज़ भी नहीं मिलनी। तो कोई स्टोर ऑफ वैल्यू चेक की नहीं है, कोई यूनिट ऑफ अकाउंट चेक की नहीं है। चेक तो सिर्फ ये है कि भाई मेरे बैंक से मिस्टर ए के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दो। ये तो ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए इस्तेमाल होता है। पैसे हैं तो चेक काम का होगा, पैसे नहीं है तो चेक की दो दो बुक्स रख लें अपने पास, वो किसी काम की नहीं है। तो इट इज़ द ओनली ऑर्डर फॉर ट्रांसफर मनी, ये बात भी चेक के लिए सही है। वाई चेक आर नॉट कंसिडर एज मनी, पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा बनेगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। हो सकता है आपको एग्जामिनर ये वाला सेम एमसीक्यू दे दे, या हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से दा लगा ले। वो क्या ले, वाई चेक्स आर कंसीडर, ये नॉट को उठा ले। ठीक है। नॉट स्किप कर दे, तो इस केस से बहुत आर इनकरेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। 520 जनाब देखते हैं। डॉलर पीकेआर एक्सचेंज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। कहता है डॉलर पीकेआर एक्सचेंज अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से अकाउंट बनाएं अपना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने अकाउंट बना लिया, और इस अकाउंट में आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से डॉलर आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पाक रुपया आ गया, और ये हमने एक एक्सचेंज मार्केट बना ली। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, डॉलर एक्सचेंज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो याद रखिएगा, डॉलर एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट करता है। उसने कहा नॉट, तो हमने नॉट के ऊपर फोकस करना है। इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डॉलर रखने वाले या बाहर के मुल्क वाले कहेंगे यार पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं हम अपने पैसे पाकिस्तान में रखवाते हैं और वहाँ से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। लोग क्या करेंगे, डॉलर पाकिस्तान में भेजना शुरू करेंगे। तो जब डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू होगा ड्यू टू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस बात है पाक रुपी जो है वो एप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से डॉलर पी के आर एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। उसने कहा नॉट भी, तो ये L1 वाला तो गलत हो गया क्योंकि नॉट कह रहा है। हाई डिमांड फॉर अमेरिकन गोल्ड इन दी वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में अमेरिकन गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है। तो अगर अमेरिकन गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, तो अमेरिकन गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अमेरिका के डॉलर और गोल्ड में आपस में रिलेशनशिप है। तो इन दोनों में पाक रुपये का कोई अमल दखल नहीं है। तो डॉलर और पीकेआर एक्सचेंज रेट में डिमांड फॉर अमेरिकन गोल्ड इन दी वर्ल्ड, इससे डॉलर और पाक रुपये के एक्सचेंज रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कहेंगे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। तो इस केस में सिर्फ ऑप्शन 2 हमारी करेक्ट होगी। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए 521 देखते हैं। 521 में कह रहा है द सप्लाई एंड डिमांड मॉडल अप्लाइज। ये सप्लाई एंड डिमांड मॉडल है। ठीक है, दिस इज द मार्केट, मार्केट क्वांटिटी, यहाँ पे मार्केट प्राइस आ जाएगी, ये सप्लाई आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिमांड आ गया, और यहाँ पे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ गई। ये बता रहा है when 3 of the following 4 condition are met which condition is not required। कहता है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से 3 ऑप्शन तो पूरी पूरी लग जाती हैं, मीट होती हैं, बताएं कौन सी मीट नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। मार्केट में देयर मस्ट बी मैनी बायर, बिल्कुल मार्केट में बायर होने चाहिए। देयर मस्ट बी मैनी सेलर, बिल्कुल बायर और सेलर से तो मार्केट बनती है, और ज्यादा तादाद में बायर और सेलर होने चाहिए, एक आधा नहीं। द बायर एंड सेलर मस्ट ट्रेड एन आइडेंटिकल आइटम, बिल्कुल मार्केट में एक ही चीज के ऊपर बायर और सेलर एग्री कर रहा होता है। आइडेंटिकल आइटम मीन फॉर एग्जांपल अगर हमने एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो सेलर शर्ट बेच रहा हुआ, बायर शर्ट खरीद रहा हुआ, तो ये आइडेंटिकल आइटम होगी। ठीक है, हम फ्रूट खरीद रहे हैं, तो ठीक है सेलर फ्रूट बेच रहा है, बायर वही खरीद रहा है, तो आइडेंटिकल आइटम में ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। तो ये 3 आइटम तो मीट कर गए, इसका मतलब बच गई चौथी, इसका मतलब ये मार्केट के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हमने डेल्टा ऑप्शन कह दिया। अब पढ़ लेते हैं रीज़न क्या, डेल्टा ऑप्शन क्यों नहीं मार्केट में रिक्वायर्ड। द आइटम ट्रेडेड मस्ट बी प्रोडक्ट ओनली। कहता मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है, डिमांड और सप्लाई की डिमांड रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप आइटम ट्रेड करें वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो हमने कहा ज़रूरी नहीं है। वो क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बायर एंड सेलर है वो प्रोडक्ट ओनली नहीं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिंग की जा रही होती है वो प्रोडक्ट की भी होती है प्लस सर्विसेज की भी होती है। यहाँ पे जो ट्रिक ये था, सर्विसेज वाली बात मिस होने की वजह से ये डी वाली ऑप्शन मार्केट के लिहाज से गलत है। ठीक है, और ये वाली बात अगर हम बुक से देखना चाहें तो बिल्कुल हमारी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर चल जाते हैं और डिमांड की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डिमांड आ गई। चलें जी, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहाँ पे ले गया हमें, चैप्टर 2 पे लेके जाना साहब, आ गया। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमांड की अगर डेफिनेशन देखें तो डिमांड क्या कहता है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गुड्स मीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देखें ये सर्विसेज भी है। ठीक है, तो डिमांड गुड की भी होती है, सर्विसेज की भी होती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको सप्लाई की डेफिनेशन में लेके जाऊं तो वहां पर भी आपको ये बात मिल जाएगी। चलिए लॉ सप्लाई आ गई, लॉ सप्लाई ये पड़ी ऊपर। सप्लाई इज क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब मार्केट में गुड्स भी एंड सर्विसेज भी हैं, ओनली गुड्स नहीं है। तो प्रोडक्ट की वजह से हम क्या करते हैं, इसको गलत कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी 522, इफ कंट्री इंपोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ओहो, ये तो बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यूज आ गए, तो इसकी मेरी डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। तो अगर हमें पता है कि हमारी इंपोर्ट ग्रेटर है एक्सपोर्ट से, ठीक है, ट्रेड विल बी डेफिसिट, हमने कहा ट्रेड विल बी डेफिसिट, तो डेफिसिट ट्रेड होगी। इसका मतलब अगर डेफिसिट ट्रेड है, अगर डेफिसिट ट्रेड है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आती है, नेगेटिव। नेट एक्सपोर्ट विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव। ठीक है, 523 लास्ट एमसीक्यूज। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड कॉस्ट। कहता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो इंक्रीज हो जाता है कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से गवर्नमेंट की बोरिंग ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट की बोरिंग ज्यादा होने से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, किससे, टैक्स रेवेन्यू से या गवर्नमेंट रेवेन्यू से,
तो इस कंसेप्ट का नाम होता है फिस्कल बजट डेफिसिट। फिस्कल बजट डेफिसिट, ठीक है। तो वेरियस ट्रेड ट्रेड तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में फिस्कल का वर्ड आ रहा था, तो फिस्कल डेफिसिट द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ न्यू एमसीक्यूज थे, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आपको जो ये पीडीएफ फाइल मिलेगी, ठीक है, उसमें आंसर हाईलाइटेड नहीं होंगे, तो आंसर्स के लिए आपने क्या करना है। अच्छा जी, तो आपको ये वाली फाइल नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी अभी, तो ये चेक करें। यहाँ से हमने 516 से डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो देखिए कोई भी एमसीक्यू हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको हाईलाइटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पक्की हो जाए और रट्टा न लगाएं। तो आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाना है। तो डॉक्यूमेंट के एंड पर यहाँ पे यूट्यूब लिंक होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वीडियो तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी वन, तो आपने बिल्कुल इस प्लेलिस्ट के एंड पे आ जाना है, ठीक है। तो 501 से 515, अब भैया आप चुप हो जाए। अच्छा, 515 तक लास्ट है, तो अभी ये वाली मेन्यू अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फ़र्दर न्यू एमसीक्यू से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।